आफ्टरनून क्लास। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉल्यूशन अपना कंप्लीट हो गया है पर उसके क्वेश्चन साथ साथ अभी चलते रहेंगे। मतलब जो तुम्हारी बुक में लेवल 1 तक है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहाँ से स्टार्ट करें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने वर्ड से मिलके बना है? तो एक तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट है, एक इसमें केमिकल। मतलब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल। तो जब इन दोनों एनर्जी का इंटर कन्वर्जन जहां होता है, ऐसी ब्रांच को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या बात हो रही है तुम्हारी? which deals with interconversion of chemical and electrical energy। तो जब भी इन दोनों एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है उस टाइम हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो दो तरह का इंटर कन्वर्जन हो सकता है, या तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो इसको भी कितने दो टाइप में, तो हम इसमें सेल यूज करते हैं। वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो कैटेगरी में है। एक होता है गैल्वेनिक सेल या फिर बोल दो वोल्टेक सेल। इसी को आयुपेक कभी कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से बोला जाता है। मतलब आयुपेक ने इसी को डिनोशन दे रखा है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। लॉजिकली होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल में दोनों प्रोसेस होते हैं, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। तो एक होता है गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो काफी जगह तुम इसी के नाम में क्या देखोगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखोगे। तो याद तो यहाँ पे इसको इसी को लिख लो इलेक्ट्रोकेमिकल। एक इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक प्रोसेस और पढ़ते हैं, कंडक्टेंस का। तो ये जो हमारा चैप्टर है इन तीन चीजों में डिवाइडेड है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्टेंस रिलेटेड सारी टर्म्स। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं, कैसे ये वैल्यूज निकाली जाती है। अब गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल उस सेल को बोलते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ऐसा कब हो सकता है? जब वो केमिकल रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो रही हो, मतलब स्पॉन्टेनियसली हो रही हो। अगर वो रिएक्शन होगी तो जो उसकी एनर्जी रिलीज होती है, जो डेल्टा जी उसमें रिलीज हो रहा है, वो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। ऐसी सेल को क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। तो इसमें क्या होता है गैल्वेनिक सेल में? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, तो इसमें अपना डेल्टा जी कैसा रहेगा इस केस में? मतलब यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगी अगर वो स्पॉन्टेनियसली हो रही होगी, मतलब मुझे बाहर से एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ रही होगी, तभी तो उसकी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो मैं किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ? वर्क में, इलेक्ट्रिकल वर्क में, यूजफुल वर्क में। तो इस केस में डेल्टा जी क्या रहता है? डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, मतलब रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। इसके एग्जाम्पल क्या है? जो हमारे वॉचेस में सेल होते हैं उसको हम बार बार चार्ज तो नहीं करते रहते हैं, वो ऐसी भी बैटरीज हम लास्ट में पढ़ेंगे। कुछ बैटरीज ऐसी होती है जिसको चार्जिंग की जरूरत होती है और कुछ बैटरीज ऐसी होती है जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी।
पर उनमें केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से हम टाइम देख पा रहे। तो वॉचेस बैटरीज का एग्जांपल हो गया, या फिर रेडियो में जो बैटरी होती है वो सब सेल किसके एग्जांपल है? सब गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल होते हैं। किसकी बोल सकते हैं, उसको भी बोल सकते हैं, उसमें भी कुछ केमिकल रिएक्शन होकर ही वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, पर वो चार्जेबल बैटरी हो जाएगी कि उसको चार्ज करना पड़ता है थोड़ी थोड़े टाइम बाद वो रिएक्शन कराने के लिए। तो उसमें कभी कभी फिर वो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, जस्ट इसकी अपोजिट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है अब? केमिकल एनर्जी में। तो इसमें रिएक्शन कैसी होगी कि जिसको हमको बाहर से एनर्जी सप्लाई करके करवाना पड़ रहा है, तो इस केस में डेल्टा जी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा जी पॉजिटिव रहता है। नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसी कुछ रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है उनको करने के लिए हमको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ रही है, तो वो किसके एग्जाम्पल में आ जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इसमें जस्ट इसका हम उल्टा लिखेंगे। इसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और इसमें जो सेल रिएक्शन होती है वो कैसी रहेगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव। ऐसा कोई एग्जांपल सोच पा रहे हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके कुछ रिएक्शन हो रहा होगा अंदर? फ्रिज रेफ्रिजरेटर को ठंडा रखने के लिए हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं ना, तब जाके वो अपनी प्रोसेसिंग कर पा रहा है। तो रेफ्रिजरेटर में जो भी रिएक्शंस हो रही होती है वो किसका एग्जांपल में आ जाएगी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद लाइसिस हो रहा है, मतलब केमिकल्स टूटकर रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ लिटरल मीनिंग में। तो इसमें क्या आ जाएगा? इन केस ऑफ, एग्जांपल में लिख लो, और कंडक्टेंस में हम क्या पढ़ने जाएंगे? टाइप्स ऑफ कंडक्टर। ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ETC लिख लो। लिख लो ये। कभी तुमने डैनियल सेल के बारे में पढ़ा अपने जूनियर क्लासेस में? क्योंकि यहाँ पे हम रिडॉक्स रिएक्शन की ही बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously. ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो एजेंट कैसा होगा जो लॉस कर रहा है? तो वो स्पीसीज रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, या फिर रिडक्टेंट बोल सकते हैं उसको। और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्या हुआ? ये चारों चीजें हमेशा क्लियर रखनी है। तो फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, बार बार जाके इसको रिवाइज करो। केसेस पढ़ेंगे, अभी ये लिखना नहीं है, पहले समझो इसको जो बताना चाह रही। जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रोड, ये किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन विच कंटेन्स, हम मेजरली यही लेना प्रेफर करते हैं, विच कंटेन्स आयंस ऑफ दैट मेटल। मतलब जैसे अगर कॉपर इलेक्ट्रोड है तो ये CuSO4 का सॉल्यूशन ले लेगी, जिंक इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लेगी, ताकि जो भी इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन या कुछ भी रहता है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, वो प्योर रहे। उसी का इलेक्ट्रोड रहता है तो वहां पे उस प्योरिटी का श्योरिटी मिल जाता है हमको कि Zn है तो Zn ही जा रहा होगा इसके ऊपर, तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं मिलता। बस अभी इतना ही जानो। तो अब दो केसेस बनते हैं यहाँ पे, उसको हम लिखेंगे अच्छे से। दो केसेस बनते हैं। एक बार क्या होगा कि जो ये मेटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके, मतलब इस इलेक्ट्रोड पे लूज करके आयन फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया Zn का इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है, और ये सॉल्यूशन है ZnSO4 का। तो इस केस में क्या होगा, Zn प्रेफर करता है अपने आप को Zn2+ में कन्वर्ट करना, क्योंकि Zn का कॉन्फ़िगरेशन होता है, फाइनल अगर कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं हम आउटर मोस्ट वाला 3d10 और 4s2, ठीक है, ये रहता है लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये दो देकर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। जब इससे पहले कौन सा मेटल आएगा अपना, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s2, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, Zn जब अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Zn2+ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, 3d10, और ये भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो इतना जानो कि Zn जो है Zn2+ में स्टेबल रहता है, खुश रहता है, तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। आगे जाके हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब देखेंगे तब हमको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, तो इसमें क्या चीज हो रही है, इसका जो इलेक्ट्रोड पे जो Zn है वो सॉल्यूशन में जाता है Zn2+ में, और अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ देता है, इलेक्ट्रोड पे छोड़ देता है। मतलब तो इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और सॉल्यूशन में कैसा चार्ज बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। ये चीज समझ आई कि Zn की टेंडेंसी है अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की। तो Zn मैंने जब इलेक्ट्रोड डाला सॉल्यूशन में तो उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और वो खुद सॉल्यूशन में कैसे चला गया है, Zn2+ की फॉर्म में चला गया। मतलब ये वाली रिएक्शन हो गई है, इसमें ऑलरेडी Zn2+ है, Zn2+ बढ़ जाते हैं, तो इस तरह के टर्म को हम यूज करते हैं सॉल्यूशन का प्रेशर बढ़ जाना। ये उस प्रेशर की बात नहीं है, यहाँ पे टर्म यूज की जाती है सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं फिर से क्लियर कर रही हूं, ये दोनों प्रेशर की टर्म को नहीं डिफाइन करते, ये कोई प्रेशर नहीं है, ये एक टेंडेंसी है एक प्रोसेस को होने की, कि जब कोई प्रोसेस इस तरह से होगा, मतलब आयंस बढ़ रहे हैं सॉल्यूशन में, तो उस केस में सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा, कि उस सॉल्यूशन की टेंडेंसी है आयंस को अट्रैक्ट करने की। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे किसी चीज का ज्यादा है तो सॉल्यूशन के आयंस जाके डिपॉजिट होएंगे। दो तरह के केसेस बन रहे हैं, एक केस में बन रहा है सॉल्यूशन प्रेशर जस्ट एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रोड के मेटल को आयन में कन्वर्ट करने की, टेंडेंसी को डिफाइन कर रहा है, प्रेशर को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना इस बात में, एक क्वेश्चन आ रखा था इसलिए मैं ये टर्म यूज कर रही हूँ, उसके अलावा कभी ये आज तक नहीं पूछा गया, तो इसलिए कनका की बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो ये प्रेशर की टर्म नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाता है, जब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे सारे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोड पे सारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और बाहर कैसा चार्ज हो जाएगा,
सॉल्यूशन में सारा पॉजिटिव चार्ज भर जाएगा। तो जब ये चार्ज ऐसे सेपरेट होता है इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में, तो एक पोटेंशियल जनरेट होता है, उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरह के चीज को क्या बोला जाएगा? एक्चुअली में तो Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देंगे, पर वो आगे डिफाइन करेंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, एक ये केस बनता है। दूसरा केस बनता है, दूसरा केस होता है कॉपर का एग्जांपल लेके चलते हैं। जब भी मैंने इलेक्ट्रॉन डिप किया तो ये किसका इलेक्ट्रोड है? कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे CuSO4 है। और कॉपर की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, मतलब वो Cu2+ से Cu में जाना चाहेगा। बाद में हम इनको जोड़ के ही जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं ना, वो सेल बना देगी। तो एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दूसरी जगह रिडक्शन हो रहा होगा। तो अब इसमें क्या होता है, इस केस में Cu2+, जो सोल्यूशन में Cu2+ प्रेजेंट है ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और किससे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं? मतलब अब मेरे सोल्यूशन साइड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सोल्यूशन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, जिसको कॉपर 2+ गेन करता है और Cu में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रही है रिएक्शन? ऐसी कुछ रिएक्शन होती है। दो केसेस है, इसमें इलेक्ट्रोड वाला Zn ऑक्सीडाइज होकर नीचे जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो बच गए, यही इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन में आते हैं। जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो वो कॉपर 2+ जो सॉल्यूशन में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें डिपॉजिट हो जाता है? कॉपर में, जो कि इलेक्ट्रॉन पे जाके चिपक जाता है, इलेक्ट्रोड पे जाके। उसी का आगे हम वेट निकालना, कितना डिपॉजिट हुआ, ये सब भी सीखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे, सॉल्यूशन में कैसा चार्ज था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की भरमार है सॉल्यूशन के अंदर, जिसको कॉपर 2+ गेन कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? कोई भी रिएक्शन अलग से नहीं हो रही होगी, खाली रिएक्शन नहीं होगी, वो हमेशा रेडॉक्स फॉर्म में ही होगी। तो अगर मैं इन दोनों सेल को ज्वाइन कर दूं किसी तरीके से, तो एक्चुअली में यही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इधर। इलेक्ट्रॉन हाँ, ये इलेक्ट्रोड वाले ही वायर लगा के, वायर से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, अपोजिट साइड से करंट मूव करता है। आगे हम गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसी में यही चीज है। बस अभी मैं दो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही कि दो चीजें हो रही है, या तो इलेक्ट्रोड वाला मेटल सोल्यूशन में आ रहा है, या फिर सोल्यूशन वाला आयन इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक रहा है। तो एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह रिडक्शन हो रहा है। तो इस टेंडेंसी को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर का ज्यादा होना। मतलब सोल्यूशन प्रेशर एक टेंडेंसी है जिसमें इलेक्ट्रोड वाला ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर एक टेंडेंसी है जिसमें सोल्यूशन वाला रिड्यूस करेगा। बस ये इतना ही समझना है कि एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, अंदर प्लस हो जाते हैं, बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोल देते हैं। हाँ, अभी बस मैं ये बताने के लिए कि जब भी हम कोई मेटल सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये प्रोसेस अक्कर होता है, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। अब वो जिसपे वो उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो ये तो बस एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था कि दो प्रोसेस होने की पॉसिबिलिटी है, और वो कब कब होते हैं, वो वाली टेंडेंसीज। समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया? क्या समझ आया? क्या बताया? ये बताया मैंने इतनी देर से। उस पे रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज बाद सॉल्यूशन में आ गया, तो CuSO होगा। हाँ, तो क्या प्रोसेस हुआ फिर इस केस में? चार्ज ट्रांसफर हो गई दोनों में, और तो डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलते हैं, चलो वो आगे ही देखेंगे, अभी तुम इतना ही निकालो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिख लिया ना? लिखो पहले, व्हेनेवर ए मेटल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में whenever a metal metal rod is placed in, whenever a metal rod is placed in contact with its salt,
कांटेक्ट विद इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखो विद इट्स आयन, विद इट्स आयन, two cases are observed, two cases are observed. पहला लिखो केस 1, लिखो केस 1 लिखो, ब्रैकेट में सॉल्यूशन प्रेशर, ये माइनस प्लस से कंफ्यूजन हो रहा है, ये सॉल्यूशन को दिखाया जा रहा है, प्रेशर, सॉल्यूशन प्रेशर में एक्चुअली में क्या हो रहा है, Zn अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोनेशन भी बोला जाता है। ये हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में भी कि रिडक्शन एक इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस है और ऑक्सीडेशन एक डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस है, तो इसके ब्रैकेट में लिख लो डी इलेक्ट्रोनेशन। पहला केस लिखना है केस 1, सॉल्यूशन प्रेशर, लिख लिया। इसमें सॉल्यूशन प्रेशर को डिफाइन करते हैं, हाँ यही डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस ही है, ऑक्सीडेशन मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस। केस 1 में सॉल्यूशन प्रेशर को डिफाइन करना है, तुझे क्या लिखना है, डी इलेक्ट्रोनेशन एक और ब्रैकेट में लिख लेना, हाँ उसी के साथ ही, डब्बा बोला, लिखो सॉल्यूशन प्रेशर, हेडिंग लिखो इसी के अंदर, for some metals the atoms from neutral, for some metals the atoms from neutral rod ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रोड, will move into the solution in the form of ions, in the form of ions, leaving behind the electron on that rod, इस रोड पे इलेक्ट्रॉन वापस छोड़कर आ गए वो सॉल्यूशन में आयंस, this tendency is called solution pressure। तो इन सॉल्यूशन, अगर मान लो मैं इन जनरल फॉर्म, यहाँ पे तो रिएक्शन हो रही है हमारी Zn से Zn2 +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, अगर मैं इसको जनरली लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, मेटल Mn प्लस में जा रहा है और n इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इन सॉल्यूशन Mn प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड पे क्या इंक्रीज करता है, नेगेटिव चार्ज, ऑन इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। ये दोनों पॉइंट्स लिख लो, ये दोनों रिएक्शन है, पहले दोनों पॉइंट लिख लो, पहले दोनों पॉइंट लिख ले, उसके बाद जब ये बनाएगी उसके साथ में ही रिएक्शन लिख लेना।
Mn प्लस कि n इलेक्ट्रॉन छोड़ के उस पे n प्लस का चार्ज आ गया। नहीं, Mn मैंगनीज नहीं है ये। क्या ये प्रोसेस हर टाइम चलता रहेगा? कि उसका उल्टा ही आंसर होगा। नहीं, एक टाइम पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि जितना Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है उतना Zn2 प्लस Zn में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे जाके ये प्रोसेसिंग रुक जाएगा। तो इनडेफिनिट टाइम के लिए नहीं चलेगा, डिफाइंड टाइम के लिए चलेगा। कोई और भी ले लेते हैं, बस वैसे कि जो बाकी रिएक्ट ना करे। ये फेमस सेल है डैनियल सेल, ZnSO4 वाला और कॉपर CuSO4 वाला। ये अब अगले केस के लिए बनाना है, अब इतना बनाना है। किधर? एग्जाम्पल फॉर्म में लिखा है इसको। इसमें सॉल्यूशन कोई भी लेना पर Zn होना चाहिए उसमें बस। नाइट्रेट ले लो, क्लोराइड ले लो, पर वो कहीं ना वो शायद हैम्पर करता है रिएक्शन, जैसे हाइड्रोक्साइड नहीं प्रेफर करते। आगे देखेंगे क्या होता है। तो इस केस में क्या हुआ है, सॉल्यूशन पॉजिटिव साइड ज्यादा चला गया और इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो लिखो इस चीज को, लिखो इसमें ये लिख लिया ना हमने, ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। इसके बाद लिख लो, अच्छा, इन सॉल्यूशन Mn प्लस इंक्रीजेस एंड पॉजिटिव चार्जेस, इसमें ये भी लिख दो, इन सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्जेस, इन सॉल्यूशन positive charge is increased and in one electrode negative charge is generated। मैं इसके बाद टर्म लिखवा रही हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। मतलब टर्म जैसा लिख लो तो। नहीं, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज सेपरेशन, हाँ ये टर्म ही डिफाइन कर रहे हैं। And because of this charge separation, because of this charge separation, there will be a potential difference, there will be a potential difference, potential difference, there will be a potential difference between the rod, between the rod and its solution, and its solution, which is called, which is called, which is called electrode potential, which is called electrode potential. And the metal rod, and the metal rod, and the metal rod which is in contact with, which is in contact with the solution is called an electrode.
is called an electrode. An electrode. ठीक है, तो ये हमारा केस 1 था जो हमने उस साइड पढ़ा. केस 2 लिखो. केस 2 क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम उस प्रोसेस को, हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर इलेक्ट्रोनेशन. देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर में डेफिनेशन लिखो उसकी. tendency of an ion to get deposited tendency of an ion to get deposited on an electrode, to get deposited on an electron, on an electrode. हाँ. हाँ, ये वाला केस बनाना है. रुको, मैं वो चीज लिखवा देती हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला. इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन आयन की सॉल्यूशन में डिक्रीज हो जाएगी और जो इलेक्ट्रोड है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो यही लिख लो, कैथोड विल बी ऑफ, इलेक्ट्रोड विल बी ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रोड विल बी ऑफ पॉजिटिव चार्ज. कैथोड विल बी ऑफ पॉजिटिव चार्ज. एंड अगला पॉइंट में लिखो, इसमें reduction will take place at कैथोड. और एक केस में क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सॉल्यूशन प्रेशर से ज्यादा है. कैथोड नहीं टर्म यूज करना है, इलेक्ट्रोड बोल, कैथोड जहां पे एनोड बोलते हैं, आगे हम इन टर्म्स को डिफाइन करेंगे, इसलिए मैं अभी यूज नहीं कर रही थी. विल टेक प्लेस एट इलेक्ट्रोड ही लिख लिया अभी, दिस इलेक्ट्रोड. कैथोड ठीक है, गलत नहीं है, वो भी ठीक है. जहां रिडक्शन होता है उसको कैथोड बोला जाता है, जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोला जाता है. कहीं भी हो पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जहां पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाएगा, एनोड. और कैथोड किसको बोलते हैं, जहां रिडक्शन होता है, इसको एन ऑक्स रेड कैट लिख लो. इसको टर्म में रुक जाओ रहने दो. लेकिन अभी इतना जान लो कि एनोड क्या होता है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा. कैथोड क्या होता है, जहां रिडक्शन हो रहा होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे वो गैल्वेनिक सेल. ठीक है, क्या हाँ. नहीं, कॉपर इसमें रहना पसंद करता है ना. पर मैं ये पोटेंशियल तो इस वजह से है ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भरमार है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नंबर में है, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है. उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव चार्ज का. Zn वाले सेल से ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो गए. पर ये दो केस बना के कि इस केस में जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब जब भी आयंस की टेंडेंसी है इलेक्ट्रो इसमें मेटल में बनने की, तब इस तरह का पोटेंशियल जनरेट होता है. तो कैथोड इसमें कैसे चार्ज, मतलब ये जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ये कैसे चार्ज में हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज में. जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो नेगेटिव चार्ज में रहता है. ये नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल में रहता है.
हाँ ये उसी में लिखना है, नहीं वो रहने दो। और जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाते हैं तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी जनरेट नहीं होता है, ऐसे इलेक्ट्रोड को नल इलेक्ट्रोड बोला जाता है, नल इलेक्ट्रोड या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब जिसपे कोई रिएक्शन नहीं होगी। मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जब इन दोनों प्रोसेस को मिला दिया जाता है तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जनरेशन हो जाता है। आगे हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये लिख लिया ना ये वाली चीज? हाँ ये डैनियल सेल ही है। ये जो पर्टिकुलर सेल होती है जिसमें जेडन एक इलेक्ट्रोड होता है और कॉपर एक इलेक्ट्रोड होता है, उसके सॉल्यूशंस होते हैं, इस पर्टिकुलर सेल को डैनियल सेल बोलते हैं। तो जो हमने दो स्टार्टिंग में प्रोसेस पढ़े थे उसको कंबाइन कर दिया मैंने, ठीक है? तो हाँ हाँ, तो अब पता चला इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए थे, इसमें यहां से मूव करके आ रहे थे, ठीक है? हाँ, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड कैसा है, नेगेटिव, और वो इलेक्ट्रोड का साइन क्या है, पॉजिटिव, यही हमने वहां पे बनाया था, ठीक है? तो हाँ नहीं नहीं, वो तब तक नहीं होगा। अब इसमें देखो तीन केस, पहले सुनो, ये नॉर्मली गैल्वेनिक सेल जो होता है या इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल सेल जो हम बोलते हैं, वो कब इलेक्ट्रोलाइटिक बन जाता है? तो इस केस में पहले इसको समझते हैं, ये क्या है। पूरा एक एक सेल में पूरी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी, कुछ चीज ऑक्सीडाइज हो रही होगी, वही दूसरी चीज को रिड्यूस कर रहा हो, मतलब कोई चीज का रिडक्शन हो रहा होगा। तो एक सॉल्यूशन में जेडन इलेक्ट्रोड का, जेडन का क्या होता है, अगर मैं लेफ्ट वाले बीकर में देखूं, Zn is converting into 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जो कि इसके नेगेटिव चार्ज होने का को दर्शाता है कि जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो करंट कौन सी साइड मूव करेगा, अपोजिट साइड। और इस साइड कौन सी इलेक्ट्रॉन रिएक्शन हो रही थी, यहां से जो इसने इलेक्ट्रॉन दिए वो कॉपर का सॉल्यूशन उसको लेगा और Cu में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कॉपर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो राइट बीकर में अगर बात करें, या राइट साइड में क्या हो रहा है, Cu2 प्लस गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इट इनटू कॉपर, ठीक है, जो कि डिपॉजिटेड हो जाता है इस इलेक्ट्रोड पे, जिसको हम अलग करते हैं। ये प्योरिफिकेशन में भी काम आता है कि प्योर कॉपर मुझे मिल जाए, जो सॉल्यूशन में इम्प्योर कॉपर है उससे मैं प्योर कॉपर ऑब्टेन कर लूं। क्या नहीं समझ आया तेरे को? तो इन दोनों को पूरी रिडॉक्स रिएक्शन कैसी हो जाएगी, अब पूरी रिडॉक्स अगर ओवरऑल रिएक्शन देखे तो इसको Cu2 प्लस को मैं CuSO4 लिख सकती हूँ, उसी से आया ना यार। अगर इसको CuSO4 लिख दो, उसको Zn, मतलब इन दोनों साइड को ऐड कर दो, तो Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस कॉपर। ये रिएक्शन हो रही है। ये आयंस एक्चुअली है किसका, कॉपर सल्फेट से आया और ये ZnSO4 से आया, तो वैसी भी लिखे मिलेगी तो कुछ गलत नहीं है। वो अंडरस्टूड है कि एक का रिडक्शन हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? अब इसमें जो एनोड है वो है इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस।
एन कैथोड, एन इलेक्ट्रोड on which reduction take place। इसको याद करने के लिए, वैसे तो याद हो जाएगा करने लगोगे, एन ऑक्स रेड कैट। ये रिएक्शन हो रही है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से करंट जनरेट हो रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन होगी, मतलब इसमें कैसी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हाँ, तो ये गैल्वेनिक सेल है अभी तक, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल है, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा है, नेगेटिव, और कैथोड कैसा है, पॉजिटिव। सब में नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइटिक में उल्टा हो जाता है, बस वो सब में रहता है, वो यूनिवर्सल मान लो तुम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिवर्सल। तो अब यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी अच्छे से सेल का एक्सप्लेनेशन कर रखे, तो एक बार जाके उसको पढ़ना, दूसरे पेज पर ही है। इसमें 3 केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है कि अगर मैं एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई कर दूं और अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उस सेल का पोटेंशियल होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहा होगा ना, जिसको हम आगे हम डिफाइन करेंगे कि सेल पोटेंशियल क्या होता है। इसका हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका डिफाइन किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब उन दोनों को माइनस या प्लस करना पड़ जाता है तो वो सेल पोटेंशियल को बताता है। तो इस पूरी सेल का एक पोटेंशियल होगा रिएक्शन को करने का, ठीक है। उसको अगर बाहर से मैंने वोल्टेज सप्लाई किया, मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई किया, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू है कम इस सेल के पोटेंशियल से, तो रिएक्शन इसी तरह से होती रहेगी, ठीक है। तो वो गैल्वेनिक सेल जैसा बिहेव करेगी। ध्यान से सुनना, 3 केस बन रहे हैं, ये पेपर में भी पूछा जा सकता है कि अगर एक्सटर्नल सेल की वोल्टेज इस सेल की वोल्टेज से क्या है, कम है। वोल्टेज और पोटेंशियल को मैं इंटरचेंज वर्ड में यूज करूंगी, इंटरचेंज करके करूंगी यूज। तो अगर इस सेल की पोटेंशियल, मतलब मैंने इसको मान लिया ई ऑफ सेल, अभी के लिए इसे मान लिख लिया, ई ऑफ सेल अगर है एक्सटर्नल पोटेंशियल से, अरे यार ये नया नया मार्कर, ई सेल है ई एक्सटर्नल से कम, तो ये रिएक्शन जैसे हो रही है वैसे ही होती रहेगी। मतलब जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, Zn से Zn2+ बनेगा और कॉपर 2+ से कॉपर बनेगा, ठीक है। जब वो कम है, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे अपना बल्ब लगाती हूँ तो बल्ब जलेगा इस रिएक्शन से, ठीक है। सेकेंड केस बनता है जब ई सेल हो जाए इक्वल ई एक्सटर्नल के, तो इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। थर्ड केस क्या बनता है, जब ई एक्सटर्नल ज्यादा हो जाए, तो जब ई एक्सटर्नल ज्यादा हो गया, मतलब मैंने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा सप्लाई कर दी है, तो अब रिएक्शन रिवर्स चली जाएगी, जो कि नहीं हो सकता था। कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता था और Zn का रिडक्शन नहीं हो सकता था, अब वो होगा। नहीं, थर्ड केस है ई सेल, ओ ई सेल इस केस में ज्यादा है, सेल इस केस में कम है। हाँ, थैंक यू, ठीक है। ये 3 केस बन रहे हैं अभी, ठीक है ना। जब सेल का पोटेंशियल, जब ई एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल से क्या है, कम है, तो रिएक्शन मेरी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो किसके जैसा बिहेव करेगी, गैल्वेनिक सेल जैसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। जब ई एक्सटर्नल
ई सेल के बराबर हो जाता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाती है, कोई चार्ज मूवमेंट नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं, करंट जीरो, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होती उस टाइम। और जब ई एक्सटर्नल हम ज्यादा सप्लाई कर देते हैं ई सेल से, जो कि थर्ड केस है, तो इस केस में क्या होगा कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जो रिएक्शन पहले नहीं हो पा रही थी ऑटोमेटिकली, अब वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। कि मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी सेल में होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमने कौन सी सेल के अंदर लिखा था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अब जो मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इस थर्ड केस में वो कैसा बिहेव करने लग जाएगी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसा। और हाँ, ये 3 केसेस बने, इसी को हम एक एक करके लिखेंगे। तो इसी में या तो तुम इसको अलग से बना लो या फिर इसी के अंदर एक ई एक्सटर्नल सप्लाई कर देते। क्या करना चाहोगे? इसको एक अलग से बना लो ना, ये डायग्राम नीचे में, ये डायग्राम एक बार फिर से बना लो। नहीं, सारा कुछ नहीं लिखना है, फिर से बना ले एक बार। मिटा दिया, मिटा दिया। अरे शॉर्टकट में लिख लो, तुमको समझ आनी चाहिए बस। नहीं नहीं, कैलकुलेट करते दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल से, एक का 0.34 होता है, एक का 0.7 होता है, उनको जोड़ के 1.1 आता है। आगे हम देखेंगे। हाँ, लिख लो। हाँ, ये लिख लो तीनों केसेस। नहीं नहीं नहीं, ये भी लिख दिया, ठीक है। वापस नोट्स पढ़ोगे तो तब तक तो समझ ही आ जाएगा कैसे आया। अच्छा ठीक है, शोर मत करो। हाँ, थर्ड केस का बनाना है। इसमें ये रिवर्स हो जाते हैं साइन, इसलिए बनाना है कि इसमें कैथोड नेगेटिव हो जाता है और एनोड पॉजिटिव हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो ये थर्ड केस का ही है। कर ले जैसे तो कर सकती है। उसमें मैं कैसे, इसमें मैं तो घुमा दूंगी यहाँ से यहाँ, तो नहीं, वहां डायग्राम फिर वहां नहीं करेगी ना। एक कुछ कुछ तो डिस्कस करेगी ये बताने के लिए कि कैथोड कैसे हुए। सारा लिखना है। 3 केसेस हमने देखे कि जब एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई किया, अगर वो लेस देन ई ऑफ सेल है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट सेल है, तो सेल कैसा बिहेव करेगा? नॉर्मल गैल्वेनिक सेल जैसा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। जब ई एक्सटर्नल 1.1 के इक्वल है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, कोई करंट विड्रॉ नहीं होता है। थर्ड केस बनता है जब ई एक्सटर्नल, जब मैंने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी है तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी वो भी होने लग जाएगी, तो रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में जाएगी। मतलब क्या होगा इस केस में? कॉपर कॉपर का तो ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर Cu2+ में कन्वर्ट होगा और Zn2+ Zn में बन जाएगा। तो वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगी कि मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके एक केमिकल रिएक्शन करवा रही हूँ।
लिख लिया ये, लिखो आगे गैल्वेनिक सेल लिखना, गैल्वेनिक सेल। भाई बात मत करो, पहले भी बहुत बात कर रहा है वो। गैल्वेनिक सेल में करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? क्या बोलते हैं नेगेटिव पार्ट को? एनोड टू कैथोड। और करंट कहां से कहां मूव करता है? लिखो ये वाली लाइन, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट is from cathode to anode, is from cathode to अगले पॉइंट डाल के लिखो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन flow of electron is from anode to cathode. एनोड टू कैथोड। इसको ये भी लिख लो, इसको एनोडिक कंपार्टमेंट बोलते हैं, इसको कैथोडिक कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो इसका एक लोन वर्ड से हम गैल्वेनिक सेल को याद रखेंगे। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, एनोड कैसा, बाकी सब इसका उल्टा चलता रहेगा। कैथो मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लोग कंफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट इसका उल्टा होता है। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल ये वर्ड याद रखना ताकि भूलो ना, साइन मत भूलो। ऑक्सीडेशन तो हमेशा एनोड पे ही होगा, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे ही होगा, बस साइन मत भूलो। ऑक्सीडेशन एंड एनोड इज नेगेटिव। वहां जगह बना ली। अच्छा, हमने एक ये लगाया है सॉल्ट ब्रिज, इसके फंक्शन पे ही क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका मेन काम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज की सप्लाई चल रही है ना, तो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से कुछ आयंस होना चाहिए, तब जाके पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस रहेगा ना। एक जगह से नेगेटिव जा रहे हैं, दूसरी जगह से क्या कुछ आयंस का मूवमेंट हो, इस वजह से हम एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे जेलीज या ऐसे प्रोडक्ट भरा जाता है जो आयंस मूवमेंट में मदद करता है। बेसिकली ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है ताकि रिएक्शन अच्छे से हो पाए। अगर ये नहीं रहता है तो क्या होगा, अगर सॉल्ट ब्रिज हम ना लगाए तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये दोनों कंपार्टमेंट मैंने मान लो एक साथ बना दिए, तो इस साइड पॉजिटिव चार्ज रहता है सॉल्यूशन में। जो हमने Zn वाला सॉल्यूशन सबसे केस 1 किया था उसमें कैसा चार्ज था सॉल्यूशन में, और जो CuSO4 वाला सॉल्यूशन था उसमें नेगेटिव। तो ये एक पोटेंशियल जनरेट कर देता है। इस जंक्शन पोटेंशियल को बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो उससे बचने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, ताकि एक्स्ट्रा पोटेंशियल जनरेट होगा तो इस आधी एनर्जी तो इसमें ही चली जाएगी, तो जितनी रिएक्शन होनी चाहिए उससे तो कम ही होगी, तो वो ना हो इसलिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, सॉल्ट ब्रिज। एक पहले हम इसका देखेंगे किससे बना होता है, वो तो तुमको याद ही रखना है। अगर अगर जेली करके एक प्रोडक्ट रहता है जो, हाँ अगर रोज, मैंने तो अगर अगर जेली याद रख रखी। NH4NO3 KCl इन सबसे मिलके बनता है, ठीक है। पर अगर मेरे सॉल्यूशन में कहीं Cl इन्वॉल्व है तो मैं वो KCl यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो रिएक्शन को हैम्पर करेगा, ठीक है। तो वो किससे बन के मिलता है, मतलब किससे मिलके बना होता है, दूसरा
क्या करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, तीसरा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिमूव करता है। ये इसके काम रहते हैं। लिखो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। हाँ इसी के अंदर आ रहा है, ये आधा तो हम कवर कर चुके हैं ना गैल्वेनिक सेल उसमें, ये तो बस स्पेसिफिक उसके लिए था। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, अभी ये सेल ही चल रही है, सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं ना। लिखो एक ग्लास ट्यूब स्लैश पॉलीथीन ट्यूब, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। पॉलीथीन ट्यूब, पॉलीथीन प्लास्टिक ही तो है। पॉलीथीन ट्यूब, ब्रैकेट में लिखो यू शेप्ड, एक ही तो ब्रैकेट लगाया है, ये ब्रैकेट में नहीं स्लैश में आना था। यू शेप्ड is filled with paste of any electrolyte, paste of any electrolyte is filled with paste of any electrolyte, ब्रैकेट में लो, generally KCl with agar powder, with agar powder। हाँ ये नाम ही है, तो थोड़ा ना फ्री में बोल रही थी, अगर जेली। नहीं ये नहीं पता मुझे, वही है क्या ये? अच्छा लिखो हाइड्रो, नहीं मालूम है। लिखो अगला पॉइंट, लिखो इसी में सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। हाँ इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, ये सारे फंक्शन इसके याद करने वाले ही है, तो याद कर लेना। इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज should be such that the speed of its cation is equal to speed of its anion, speed of cation is equal to speed of anion। इसी को हम कभी कभी मोबिलिटी बोल देते हैं, मोबिलिटी ऑफ cation, मतलब इनमें थोड़ा थोड़ा इनके फॉर्मूलाज में डिफरेंस होता है, वो हमको नहीं पढ़ना है अभी। या फिर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ cation should be equal to ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। तो हमको ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है जिसमें उसकी कैटायन की स्पीड और उसके एनायन की स्पीड चेंज करने की बराबर हो, मूवमेंट की बराबर हो।